है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, ठीक है। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे बोलते हैं क्योंकि आज के दिन भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था, है ना, एडॉप्ट इनेक्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को ये सौंपा गया था। तो यदि वही देखो तो इसका प्रियम्बल याद है? कौन बोल देगा बिना देखे सुने प्रियम्बल संविधान की? बोल दोगे? बोलो। अरे अब तुमको पता है तो तुमने आगे क्या क्या पूछ रही हो? मैंने हाथ उठाना मतलब पूरा बोलना है। हाँ, है ना। अभी वही है कि अभी स्टेटस में सब लगा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना, नहीं लगा है तो लगा दो, लेकिन वो प्रस्तावना स्टेटस पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वो स्टेटस में तो देखा ही होगा, प्रस्तावना लगाई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त धर्म उपासना की स्वतंत्रता है प्रतिष्ठा अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, उसमें वो हिंदी तालाब मुझे भूल गया है ना, बिल्कुल, तो संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये बेसिकली संविधान की प्रियम्बल है। और मैं हमेशा ये बताता हूं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। 3 पार्ट में क्लासिफाइड मतलब कि संविधान की प्रस्तावना का जो पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट यानी शुरुआती, जो कहते हैं ना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसा बनाएंगे, तो ये रिजोल्यूशन पार्ट है, संकल्पना हम ले रहे हैं। और दूसरा प्रॉमिसरी पार्ट यानी कि आपका जो सेकंड पार्ट कहलाता है कि हम प्रॉमिस किसको किया जाता है? अपनों को। तो इसीलिए प्रॉमिसरी पार्ट देखोगे तो केवल भारत के नागरिकों को जो है तो वहां पे कहता है कि हम क्या देंगे? न्याय देंगे, हम स्वतंत्रता देंगे, हम आपको समता प्रोवाइड करेंगे और बंधुता प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना, फर्दर्निटी, इक्वलिटी, वो लिबर्टी और जस्टिस। तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पर, और आपने कोई भी हम ऐसा देश बनाएंगे, संकल्पना ले रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, लेकिन डिक्लेरेशन भी जरूरी है, घोषणा भी जरूरी है। इसलिए जो अंतिम वाला पार्ट है, जो जहां पे दृढ़ संकल्प हो करके हम इसको अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, इनेक्ट गिव टू द नेशन ऑफ इंडिया, तो वो तीसरा पार्ट आपका डिक्लेरेशन पार्ट कहलाता है। तो संविधान, एक चीज मैंने हमेशा बताई है कि संविधान क्या है, जब ये प्रश्न आपसे बने तो प्रयास करो कि उस पर्टिकुलर जो शब्द है उसी में उसका उत्तर ढूंढो। तो मैंने हमेशा बताया है कि संविधान का जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नाम पे ही छिपी हुई है, हमेशा बताया। जैसे जब आप लोग इसको लिखते हो संविधान, ठीक है ना, क्या लिखते हो? संविधान, आप लिखते हो संविधान, तो आप इसको करते हो कि इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करोगे तो ये आएगा संघ का विधान, ठीक है ना, संघ का विधान। संघ का मतलब बेसिकली माना जाता है यूनियन। जो आप लोग जाते हो, आप लोग अपने आर्टिकल 1 में, है ना, संघ का मतलब कि आपका जो है तो यूनियन, जो कहां बताया गया है आपका आर्टिकल 1 में, जो कहता है कि भारत जो है तो राज्यों का संघ है ना, तो यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है यानी कि राज्यों का संघ। तो वहां पे आर्टिकल जब 1 पढ़ते हो तो वहां पे कहता है कि राज्य मतलब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सब मिलाकर के राज्य। तो कोई ऐसा विधायन, लेजिस्लेशन जो संघ का हो, जो संघ का हो, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का हो, ऐसा विधायन जो उनको एकत्रित करता हो, बांधता हो। अब ये ज्यादा अच्छा है ना, तो राज्यों का विधान जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में समान रूप से लागू होता हो और
कह सकते हो अधिकार, दायित्व, तो बाकी सभी चीजों की जो है तो स्थापना करता हो। तो बेसिकली ये संविधान कहलाता है। इंग्लिश में भी इसको देखते हो तो यहाँ पे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा इनलार्ज करोगे तो आएगा टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, है ना। ये हमेशा सिंपल सी परिभाषा है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन, एक ऐसा विधायन जिसके माध्यम से, संविधान एक ऐसा विधायन है जो किसी राष्ट्र को बांधता है, एकत्रित करता है, एक ढांचे में रखता है, ये संविधान कहलाता है। बहुत सारी बातचीत अभी, चूंकि संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो वर्तमान में चुनाव में एक बहुत भारी मुद्दा रहा है, खासकर यदि लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है संविधान की, लोगों को जो है तो ये एक जो है तो वो पहुंचाई गई कि भैया यदि भाजपा सरकार बन गई तो जिस तरह से बदलाव कर रही है, क्या पता संविधान में बदलाव कर पाए। तो जहां पर इस चीज का असर पड़ा वहां पे भाजपा कमजोर पड़ी इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस का। बाकी रही बात बदलाव करना, तो बदलाव तो भैया भाजपा अकेले सोच ले कि कर देगी तो मुश्किल है, कांग्रेस अकेले कोशिश कर ले तो मुश्किल है, लेकिन क्या किसी ने संविधान पे बदलाव करने का प्रयास किया है? तो इसका उत्तर यही है कि जितना संविधान में बदलाव करने का प्रयास कांग्रेस, खासकर इंदिरा गांधी जी ने किया है, उतना संविधान में बदलाव करने का प्रयास किसी दूसरे राजनेता ने नहीं किया है। तो इंदिरा गांधी को लेडी हिटलर ऐसे नहीं कहा जाता था, ठीक है ना। तो संविधान पे जितना ज्यादा, मतलब संविधान अपने हिसाब से रहे, इसमें सबसे ज्यादा जो बदलाव करने का, इसीलिए जब भाजपा इस मामले में कमजोर पड़ने लगती है तो सीधे वो इंदिरा गांधी जी का जो है तो शासनकाल एज ए एग्जाम्पल रख देती है कि देखो भैया आपके शासन काल में क्या हुआ, तो हमने तो कुछ नहीं किया है अभी हमारा, है ना। तो थोड़ा सा क्या होता है ये, फिर ये इस तरह कंपेयर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब कि देखो भैया तुमने जो पाप कर रखे हैं ना वो बड़े हैं, मतलब तुमने तो 10 मर्डर कर रखे हैं, मैंने एक मर्डर कर दिया तो कौन सी गलती हो गई है। तो फिर वो आदमी ऐसे अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो ठीक है, अभी उस मुद्दे पे नहीं जाए, थोड़ा संविधान पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं, फिर उसके बाद उसके डिस्कशन चलेंगे। तो पहला प्रश्न मेरा रहेगा, मैं ऑनलाइन में ऑफलाइन सभी को शामिल करूंगा, जिससे पूछूंगा पहले वो बताएगा, किसी दूसरे को पता है तो हाथ खड़े करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न जो है तो मैं ज्योति आपसे ही पूछता हूँ, ऑफलाइन आपसे चालू करता हूँ कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का गोल्डन यानी कि त्रिकोण, सोने का त्रिकोण, किन 3 आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है? ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल जानते हो ना, ट्रायंगल। किसको किसको पता है इसका उत्तर? ऑनलाइन में किसी को पता है? आप भी हाथ, वहां पे ऑप्शन रहता है, आप खड़ा कर सकते हो, उसमें क्लिक करोगे तो मुझे दिख जाएगा किसको पता है। गोल्डन ट्रायंगल किसको, संविधान में 3 आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अरे पीयूष तुमको पता था, तुम हाथ खड़े करने के लिए बोले, बताएगा वो, हमको पता, तुमको मैंने बता रखा है इसलिए बताएगा जिसमें पूछूंगा। हाँ ठीक है ना। तो ऑनलाइन वालों ने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया होगा, पर ऑफलाइन वाले अभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो गोल्डन ट्रायंगल कौन से आर्टिकल कहते हैं? हाँ भैया रामेश्वर बता दो। 3 आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। इन 3 आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में यदि सबसे ज्यादा जिन 3 आर्टिकल की व्याख्या हुई है वो यही 3 आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे ज्यादा यदि लीडिंग केस या सबसे ज्यादा अधिकांश केसेस में यदि यूज हुए हैं तो यही 3 आर्टिकल हैं। इसीलिए आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से ही असमानता का रहा है, क्योंकि प्राचीन समय से हम भेदभाव, असमानता से, डिस्क्रिएशन से, ध्यान रखना कई लोग 15-16 बोलेंगे, ध्यान रखना 14 मेन आर्टिकल है, बाकी 14 आर्टिकल 14 से ही उसका एक्सटेंशन है आर्टिकल 15-16, है ना। तो आर्टिकल 15-16 मेन आर्टिकल 14 ही है ना, राइट टू इक्वलिटी। बाद में जो है तो उसका एक्सटेंशन जो है तो वो आगे बातचीत करता है। आर्टिकल 19, चूंकि हमने सबसे ज्यादा लड़ाई इस चीज के लिए की थी कि हम अपनी बात को खुल के रख सकें, ठीक है ना। तो राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू कह सकते हो कि
यूनियन है ना, राइट टू यूनियन या राइट टू कोई संघ सम्मेलन वगैरह करने का अधिकार, असेंबली यानी कि कोई संघ बनाने का अधिकार, राइट टू फ्रीली मूवमेंट, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, राइट टू सेटल एनी वेयर ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार, या राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस, कोई भी व्यापार व्यवसाय करने का जो अधिकार है, जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं वो आपके आर्टिकल 19 में कवर होते हैं, खासकर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, तो जिसको सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि जो एक नागरिकों को एक जो मूलभूत स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, वो 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं जो है तो प्रोवाइड की गई हैं आपके आर्टिकल 19 में। तो इसीलिए आर्टिकल 19 जो है तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21 के लिए तो भाई मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं सबको खुश नहीं कर सकता हूं, लेकिन आर्टिकल 21 में वो काबिलियत है जो सबको खुश कर सकती है। तो कहते हैं ना कि क्या कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी चीज है जो सबको सेटिस्फाई करने की क्षमता रखती है, तो वो आर्टिकल 21 है। क्योंकि आर्टिकल 21 इतना ब्रॉड है, इतना विस्तृत है, भले ही वो 1.5 लाइन का लिखा है, लेकिन इसके अंदर आपका तीनों ह्यूमन राइट भी कवर हो जाते हैं, ह्यूमन राइट भी कवर हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो है ही, और लीगल राइट्स भी जो है तो इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। जो बेसिक्स में हमेशा कहता हूं, जो 3 प्रकार के अधिकार होते हैं, तो सबके बारे में, और इतना विस्तार से आर्टिकल 21 को कर दिया गया है कि आर्टिकल 21 में पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ शब्द यूज करता था, ठीक है ना, तो और सबसे ज्यादा सही शब्द माना जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिकन संविधान यूज करता है। अब ये अंतर क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो एक उदाहरण समझना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अमेरिकन संविधान ने यूज किया, ज्यादा विस्तृत है, ब्रॉड है, और कह सकते हो जो यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो थोड़ा सा सीमित हो जाता है। लेकिन मेनका गांधी के केस के बाद तो ये और जो है तो आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ प्लस मेनका गांधी का केस इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहानी चली गई है ना। कभी ये लिख लेना और इसको कभी समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मैटर है कि मैं चाहूं कि आपको थोड़े से लेक्चर में बता दूं, तो ऐसा नहीं है। तो वो जो शब्द यूज करता है, ठीक है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस मेनका गांधी केस, ठीक है ना, मेनका गांधी केस, तो ये दोनों को मिला करके ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बन जाते हैं। अब ये क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इनको हम लोग जब पढ़ेंगे संविधान तो समझेंगे, ठीक है। तो एक ये अगला प्रश्न मेरा ऑनलाइन से पूछता हूं कि आपके मौलिक अधिकार कहां डिफाइन किए गए हैं, मोनिका बताएंगी। बताइए मोनिका, मौलिक अधिकार कहां बताए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, एग्जैक्ट मौलिक अधिकार जो मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है, मोनिका बताओ। आवाज आ रही मेरी? मौलिक अधिकार देखो, वैसे तो पता होगा आपको, पार्ट 3 में बताए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें करती है। एग्जैक्ट फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक बताए? आवाज आ रही मेरी ऑनलाइन वालों को? मोनिका जवाब नहीं दे रही हैं आप, हाँ ना कुछ तो बोलिए। हाँ जूली आवाज आ रही है, मोनिका बताइए क्या कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 14 से आर्टिकल जो है तो आपके 20, नहीं आर्टिकल 30 तक बोल सकते हो, 30 तक। तो बेसिकली जो आपके मैं बता दूं कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स है ना, आर्टिकल फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से 30 तक में बताए गए हैं। और इन फंडामेंटल राइट्स को डबल लेयर की प्रोटेक्शन मिलती है। अब ये डबल लेयर की प्रोटेक्शन जिससे पूछूंगा वो बताएगा, है तुमको आइडिया नेहा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डबल लेयर की प्रोटेक्शन मिलती है। जूली बताओ कौन से दो आर्टिकल डबल लेयर की प्रोटेक्शन देते हैं? फंडामेंटल राइट्स को डबल लेयर की प्रोटेक्शन मिलती है, हैं?
पूछ रहे हो कि बता रहे हो? आर्टिकल 13 पहला प्रोटेक्शन मिलता है, पहला लेयर होता है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बेसिकली ये कहता है कि इस देश में कोई भी विधि, इस देश में कोई भी चीज, कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई अधिनियम, कुछ भी जो कानून कहलाएगा वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। साफ मना कर दिया गया कि इस देश में कुछ भी फंडामेंटल राइट्स से इनकॉन्स्टेंट, वहां पे शब्द यूज किया गया है, असंगत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए किसी तुर्रम खान को लगता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला, और मैं अपने मन की विधि बनाएगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट लात मारेगी आर्टिकल 32 सेकंड लेयर प्रोटेक्शन, कि जब कुछ कोई व्यक्ति ऐसा करके आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को किसी प्रकार से वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 रेमेडी देती है। तो पहली बात तो मना किया गया है, ऐसा कुछ नहीं करोगे जो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स होगा, आर्टिकल 13, इसीलिए पहला लेयर है। लेकिन जो तुर्रम खान होते हैं, कहते नहीं हम कर लेंगे, तो फिर उनको आर्टिकल 32 में, और ध्यान रखना कि इन दो आर्टिकल में दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, जो तुम्हारा उत्तर था नेहा, तो एक्चुअली आर्टिकल 13 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट भी करती है, हाई कोर्ट। और आर्टिकल 32, चूंकि आप कहोगे साहब 32 में तो सुप्रीम कोर्ट आती है, तो नाराज मत हो, 226 साथ में लिख लो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, सेम कहानी है। तो आर्टिकल 32 के साथ 226, तो पहला प्रोटेक्शन जो है तो बेसिकली आर्टिकल 13 का जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, और दूसरा प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट ही यूज करता है, बाकी हाई कोर्ट भी वो प्रोटेक्शन यानी 32 यानी कि वही है कि उपचारों वाला आर्टिकल 226 में करता है, जहां पर रिट वगैरह बहुत सारी बातें यहाँ पे आती हैं। तो ये आपका एक संविधान का जो है तो कह सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल, सॉरी एक तरह से डबल लेयर प्रोटेक्टेड जो है तो संविधान जो है तो आपका यहाँ पर माना जाता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो एक बेसिक्स जो है तो मैंने यहाँ पर संविधान के बारे में बातचीत किया है। देखो संविधान तो ऐसा है कि यदि हम बातचीत करने जाएंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, है ना, जितनी बात करते रहेंगे। संविधान मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, संविधान पढ़ाने में पढ़ने मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है वो जहाँ पे अपन बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल हम चाह ले तो बिल्कुल एक लिमिट को तोड़ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वही है कि एक चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि हम बनने के आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं को निर्धारित करना पड़ता है ना। नहीं तो संविधान तो आदि है अनंत है, बिल्कुल इस तरह की बातें यहाँ पे हो सकती है। और ऐसा संविधान बना करके जो है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, ये हमारी खुशनसीबी है जो हम सबको एकत्रित करता है, ठीक है। ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पर, कि संविधान इतने बढ़िया तरीके से लिखा है कि हर चीज को शामिल किया गया है। और मैं मानता हूं कि जो लोग संविधान को बचाने की बातचीत करते हैं उन्होंने भी संविधान को अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो संविधान अच्छे से पढ़ते तो संविधान में हर चीज के बारे में बातचीत करता है। आप अपने धर्म की बातें कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। तो आप यदि अपने धर्म का झंडा बुलंद करते हो कोई गलत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के झंडे को यदि छेड़ते हो वो गलत है ना। एक बीच में घटना हुई थी अभी यूपी में, तो ठीक है पक्ष विपक्ष में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे देश में लोग सांकेतिक लोग को जो है तो हीरो बना देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने जो है तो मारा गया क्योंकि वो एक दूसरे धर्म के झंडे को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। देखो यदि कोई व्यक्ति इस देश में है, क्योंकि हमने क्या एक तरह से कह सकते हो कि सभी को, जो जब देश आजाद हुआ उस समय ठीक है एक ऑप्शन हुआ, एक बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे में ये नहीं सजा सुनाया गया था कि ये पर्टिकुलर जाति के लोग इधर चले जाएं, इस पर्टिकुलर जाति के लोग इधर चले जाएं। बंटवारा हुआ था उस समय ये कहा गया था कि जिनको जहां जाना है वहां चले जाएं। तो बहुत सारे दूसरे यानी कि जैसे पाकिस्तान बना तो बहुत सारे हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी वहां रह गए, नहीं आए कि हम यही रहेंगे जो होगा देखेंगे। और बहुत सारे यहाँ तो पता ही है कि मुस्लिम पाकिस्तान में भी जितनी आबादी नहीं होगी उससे ज्यादा आबादी तो हमारे देश में मुस्लिम्स की है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से नहीं बोला गया, किसी को नहीं बोला गया, ठीक है ना, किसी को नहीं बोला गया। पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे देश में
छोटे मुट्ठी भर जो है तो पारसी जो है तो देश में सबसे बड़ा योगदान निभाते हैं देश की तरक्की के लिए, जो विदेश बेचारे भाग के आए थे। और देश की तरक्की में आप भारतीय इतिहास यदि शुरुआत का सर्च करो तो शुरुआत में, और अभी भी देखो टाटा जी जो है तो पारसी समुदाय से ही थे। तो कितने सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उन्होंने कभी अपने लिए कोई आरक्षण मांगा ना, अपने लिए कोई अल्पसंख्यक दर्जा मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस देने की बात की, है ना। तो ऐसे समाज के लोग भी हमारे यहाँ पे हैं। फिर धर्म विशेष की बातचीत करें तो देखो हमारा हमारा देश ने यह भी बताया है कि यदि व्यक्ति के अंदर योग्यता है ना, वो किस धर्म का कोई मतलब नहीं है। मेरे सामने यदि एपीजे अब्दुल कलाम, अब तो चूंकि नहीं है ना, लेकिन कभी अब एपीजे अब्दुल कलाम आ जाएंगे तो मैं दंडवत बिल्कुल शाश्वत दंडवत प्रणाम हो जाऊंगा, पैर छूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि वो मुस्लिम्स है, एक दलित मुस्लिम्स है, एक निचले जाति के मुस्लिम्स है। मैं उनकी इस चीज से आकलन नहीं करूंगा, उनका ज्ञान से आधारित करूंगा। तो ये चीज, ये अंदर शिक्षा जो है हमारे संविधान देता है। और कल मैंने परसों मैंने एक जो स्टेटमेंट जो देखा था, मैंने कल भी बताया था कि जो सुरेंद्र शर्मा जी ने बोला था कि इस देश में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, इस देश को मंदिर बनाने की जरूरत है। और यदि हम अपने संविधान को सही तरीके से लागू कर दें तो वाकई हमारा देश मंदिर बन सकता है। तो हमें आवश्यकता है देश को मंदिर बनाने की। क्या करते हो तुम लोग हैं? बैग लो, ठीक लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, ध्यान रखो आराम से, है ना। चलो, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मुद्दे की बात भैया, संविधान की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं और अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि और कुछ बातचीत करनी है। क्या हुआ? अच्छा ठीक हो गया, मारा कोटी हो गई, है ना। अब आ जाए थोड़ी पढ़ाई कर लें। और कुछ संविधान में बातचीत करनी है कि अपन अब सब्जेक्ट में आए? कोई किसी के मन में प्रश्न है संविधान को लेकर के, पूछो, क्या पता उसका जवाब दे सकूं। कोई प्रश्न किसी के मन में? ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? कोई है प्रश्न? कोई प्रश्न? ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है? जूली, मोनिका, पीयूष, दिव्या, हाँ कोई प्रश्न हो तो बोलो। है कोई प्रश्न? तब प्रश्न पूछेंगे, अभी कोई नहीं है ना ऐसा। नहीं देखो, ऐसे ना नॉर्मली इन जनरल, है ना, जैसे अधिकांश प्रश्न रहते हैं वो तो कि आर्टिकल क्यों यूज किया गया है, एक प्रश्न हमेशा यूज रहता है। तो इसका उत्तर ये है कि संविधान एक गाइडलाइन है, मार्गदर्शिका है। और कोई भी विधायन जो एज ए गाइडलाइन यूज करता होता है वो वहां पे आर्टिकल शब्द यूज होता है। चाहे आप जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कन्वेंशन होते हैं और वहां पर जो भी फिर अंत में तय होता है, फिर उसको जब रेटिफाई किया जाता है तो मतलब गाइडलाइन है कि आप महिलाओं के संबंध में, बालकों के संबंध में ऐसे कानून बनाओगे क्योंकि आप यूएनए के यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हो और आपने वो अभिसमय को आपने अडॉप्ट कर रखा है। तो संविधान एक गाइडलाइन है जो बेसिकली जो है तो किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है ना, या उसकी ड्यूटीज को, या जो राज्य के कर्तव्यों को, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, राज्य के कर्तव्यों को, और जो इस देश को चलाने वाली प्रमुख संस्थाएं होती हैं। जैसे बोलते हैं ना तीन संस्थाएं, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के तीन पिलर होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना। तो ये जो तीनों पिलर होते हैं, ये तीनों पिलर्स को जो है तो बेसिकली संविधान के तहत ही डिफाइन किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चल के थोड़े से पीएससी, यूपीएससी और साथ में इलेक्शन कमीशन, फिर साथ में आपका भाषा के संबंध में प्रोविजन, फिर आगे चल के आपका कुछ इमरजेंसी प्रोविजन भी बता दिया गया है कि इमरजेंसी में क्या होगा। और फिर आगे चल के जो है तो आपका लास्ट जो कहानी यहाँ पे कहता है, तो ये सभी चीजें, तो ये मैंने, ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया है, समय समय पर मैंने इन सब के बारे में डिस्कशन हमेशा किया है ना। तो हाँ, बीच में तो मैंने संविधान को ऐसा भी पढ़ाया है कि क्लास में जो है तो कुछ बताने के लिए, है ना। एक मैं देख रहा था, मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा, हाँ पूछो।
नहीं नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, नहीं, हाई कोर्ट ही लेगा। क्योंकि एग्जाम सेल में नहीं कहा ना, एग्जाम सेल कोई दिक्कत नहीं है, वो सब रूमर्स है, मुझे नहीं लगता कि जो है तो हाई कोर्ट छोड़ने वाला है, ठीक है ना। अभी क्योंकि उसके काम प्रभावित नहीं हो रहे हैं ना, उन्होंने अलग से एग्जाम सेल बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक थोड़ा सा संविधान के बारे में, ये थोड़ा सा एक जो है तो अपना एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन, पहले यूट्यूब में पढ़ाया था, वही लेक्चर यहाँ पे है ना। तो बेसिक्स मैंने यहाँ पे देखो, संविधान संविधान जो है तो जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है तो सदस्य थे, है ना। संविधान पहले हाथ से लिखा गया, मैं आज पेपर में पढ़ा था, नाम भूल गया, सब पूरा संविधान पहले हाथ से लिखा गया था। और हाथ से संविधान लिखने वाले जो थे, मतलब कोई राय ज्यादा ऐसा कोई करके उनका नाम है, सरनेम है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे संविधान लिखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हर पेज में अपना नाम लिखना चाहता हूँ, कि संविधान की पहली जो हैंड रिटन जो प्रति बनेगी उसके हर पेज में मेरा नाम होना चाहिए, और अंतिम पेज में उन्होंने अपने पिताजी या दादाजी किसका नाम लिखा था, ठीक है ना। तो संविधान की जो हैंड रिटन प्रति बनी थी पहली, तो वो अभी भी सिक्योर्ड है, दिल्ली उल्ली में रखी हुई है, देख लेना, ढूंढना, घूमने फिरने जाना। प्रेम बिहारी रायजादा, हाँ, प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने संविधान लिखा था पहली बार। तो ये सब नॉलेज है, जानकारियां हैं। और बाद में चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने कह सकते हो कि संविधान बनाया। और एक सांकेतिक फोटो है ये, कि उस समय के हमारे पहले जो राष्ट्रपति होने वाले थे, या हो मतलब थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो साथ में पहले प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री जो है तो उनके साथ में रहते हुए संविधान को उन्होंने समर्पित किया। तो इस प्रकार से जो है तो हमारा संविधान जो है तो मिलकर तैयार हुआ। बेसिक्स तो ये सब थोड़ी जानकारी, अभी इसमें नहीं जाऊंगा, कि संविधान आपका जो है तो 395 आर्टिकल 12 इसके पार्ट है, और करीब पीछे पहले 8 शेड्यूल था जब शुरुआत में बना था, बाद में 4 शेड्यूल को और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में 12 शेड्यूल है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। संविधान को अध्ययन की दृष्टि से आप 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हो। पहला आप मेन प्रोविजन बता सकते हो, जहाँ पे बेसिकली जिसको आप लोग जब एलएलबी करते हो ना, तो संविधान अभी भी 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है ना, एक फर्स्ट और सेकंड। तो देखा जाए तो आपका आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51A, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर बेसिक्स, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इन सब चीजों के बारे में बातचीत की जाती है। सेकेंड पार्ट में जो यूनियन स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको अपन ने डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में कोई अन्य संस्थाएं या संघ राज क्षेत्र है या अन्य संस्थाएं, जितने भी पीएससी, यूपीएससी, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन, जितनी संस्थाओं को उधर शामिल कर दिया। और बचे कुछ जो विशेष प्रोविजंस आपके पार्ट 16 से लेकर के 22 तक में बताए गए हैं, उनको मैंने लास्ट में पटक दिया। तो इस प्रकार से आप इन व्यू ऑफ स्टडी ऐसे इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो संविधान से रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोग के है नहीं है, जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग इस संविधान की सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत संविधान के लिए, ठीक है ना। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।